हेलो एंड वेलकम टू ऑल। देखो, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। कच्छातीवू आइलैंड बहुत ही न्यूज़ में है। ये कच्छातीवू आइलैंड है क्या, कहाँ पे लोकेटेड है, इसके बारे में ना न्यूज़ जो है वो 2023 से ही चल रही है। वास्तव में पार्लियामेंट के अंदर 2023 में हम देखेंगे कि इसकी बहुत विशेष चर्चा हुई थी हमारे देश के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने डायरेक्टली कहा था अपोजिशन पार्टी के लीडर को कि जरा पूछिए कच्छातीवू आइलैंड है कहाँ पे, या कच्छातीवू है क्या। उस टाइम से ये ज़्यादा चर्चा में थी। इस टाइम पार्लियामेंट की जो लास्ट 2023 की जो मीटिंग हुई थी, उस टाइम पे ये चीज़ें काफ़ी चर्चा में थी। चूँकि अभी चुनाव का माहौल है पूरे भारत में, जो है हर पार्टी अपने-अपने स्तर से चुनाव की प्रचार कर रही है, और एक-दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस मैटर में, इस एलिगेशन के मतलब हम कह सकते हैं वॉर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के सामने आई, जो भारत की सॉवरेनिटी को डाउन करता है। जो कि बहुत जो हमारी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें स्टार्टिंग से नहीं जो है इसे चलाया गया, नहीं डिस्कशन हुआ, कोई डिबेट नहीं हुआ। और सो कॉल्ड जो फैक्ट चेकर होते हैं, सो कॉल्ड जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए कोर्ट जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, राइट। और जो डेमोक्रेसी खतरे में हमारी होती है, उनका भी कभी इस पे ध्यान नहीं गया कि भारत का जो कच्छातीवू आइलैंड है वो कैसे, जो कि भारत का अभिन्न हिस्सा था अंग्रेजों के टाइम पीरियड में, किस तरीके से अंग्रेज ने भी कच्छातीवू आइलैंड को अपना हिस्सा मान करके वहाँ पे अपना जो डोमिनेशन है वो स्टैब्लिश किया था। मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। और ये कैसे जो है हमारे हाथ से निकल गया। देखो, अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल लोकेशन की, तो ये जो है आप देख सकते हो पाक स्ट्रेट, यानी कि पाक जलडमरू जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, ये श्रीलंका है और ये इंडिया है। ये वाला जो एरिया है हमारा, ये रामेश्वरम है। और रामेश्वरम तो जो है सभी के सभी जाते ही रहते हैं, हमारा टूरिस्ट प्लेस भी है। तो अब देखो, रामेश्वरम तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं, लेकिन रामेश्वरम से जस्ट 25 किलोमीटर दूर ये जो दूरी दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है एक लोकेशन, जो कि महज 285 एकड़ का एरिया है। और ये है आपका कच्छातीवू। ठीक है। तो रामेश्वरम से 25 किलोमीटर की दूरी पे 285 एकड़ में फैला हुआ कच्छातीवू आइलैंड है, जो ऑफिशियली हमारा ही हिस्सा है। लेकिन उसे हमारे देश की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, यानी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, उन्होंने इसे श्रीलंका को दे दिया। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमें समझनी है कि ऐसा क्यों हो गया। अब देखो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जस्ट कच्छातीवू से जस्ट 19 किलोमीटर की अगर दूरी पे हम देखें तो जाफना है, जो कि श्रीलंका का हिस्सा है। तो अब देखो, हमसे 25 किलोमीटर दूरी है, रामेश्वरम से 25 किलोमीटर दूरी है, जबकि जाफना से 19 किलोमीटर दूरी है। तो उनके बहुत ही क्लोज है, जाफना श्रीलंका का हिस्सा है। अब देखो, ये इतना स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। यहाँ पे हमारे जितने भी जो फिशरमैन हैं, जिनको पता नहीं है, क्योंकि उनके फादर फोर फादर एक टाइम पे इसको अपना हिस्सा मानते थे, या फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे और यहाँ पे फिशिंग करने जाते थे। लेकिन अब जो है यहाँ पे पहुँचते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि कच्छातीवू आइलैंड जो है वो श्रीलंका का हो चुका है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो श्रीलंका के ट्रूप्स हैं वो हमारे बहुत सारे फार्मर्स को पकड़ लेते हैं, जेल में डाल देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो है वॉयलेशन कर रहे नॉर्म्स का, और उन्हें पता भी नहीं होता कि उनसे कब नॉर्म्स का वॉयलेशन हो गया। तो अगर हम थोड़ी सी बात करें, ये जो है यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, बहुत कम पॉपुलेशन है यहाँ पे। उसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पे ना पीने वाला पानी सही नहीं है, अच्छा पानी नहीं है। अगर हम बात करें तो 1.6 किलोमीटर लंबाई, और अगर हम देखें चौड़ाई वाइज तो 300 मीटर की इसकी चौड़ाई है। 285 एकड़ मतलब जो है 1.6 किलोमीटर लंबा और लगभग 300 मीटर जो है वो चौड़ा है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो आपने देखा कि रफली जो है, अगर हम देखें, 25 किलोमीटर की दूरी बताया गया है। अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये समझना है कि ये तो ऐसे डेल्टा आइलैंड्स है, जो हमारा अब था पहले, अभी अभी तो नहीं है। था बोलने में भी मुझे खराब लग रहा है। लेकिन देखो, अभी क्या हो रहा है ना, रिसेंटली अगर हम बात करें प्रीवियसली, तो प्रीवियस से पहले हम थोड़ा रिसेंट बात करते हैं। लास्ट 2023 में ना हमारे यहाँ से लगभग 2,500 इंडियन जो है वो जर्नी किए कच्छातीवू आइलैंड। कहाँ पे? रामेश्वरम से कच्छातीवू के लिए गए फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियनिटी का जो फेस्टिवल होता है, क्रिश्चियन जो प्रिस्ट होते हैं, राइट। और जो श्रीलंका के क्रिश्चियन है, जो इंडिया के क्रिश्चियन है, वो सभी यहाँ पे अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम पे वहाँ पे लोग काफ़ी गए थे, और वहाँ पे लोगों ने ये फेस किया कि वो जो है वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, अच्छा पीने का पानी नहीं है, परमानेंट सेटलमेंट वहाँ पे हो नहीं सकता है, किसी भी लोगों के रहने के लिए वो सही जगह नहीं है स्पेसिफिकली परमानेंट सेटलमेंट के लिए। अब देखो,
थोड़ी-सी बात करते हैं बैकग्राउंड में जाकर के। पहले ये हिस्सा ना मद्रास प्रेसिडेंसी का एरिया हुआ करता था। मद्रास प्रेसिडेंसी जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में बनाई गई थी साउथ के अंदर। तो हम देखेंगे कि ये मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन हुआ क्या 1921 में इंडिया और श्रीलंका के जो लोग थे, क्योंकि देखो ब्रिटिश की कॉलोनी तो दोनों ही था उस टाइम पे। तो ब्रिटिशर्स ने जो है देखा कि जो श्रीलंका है वो कह रहा है कि कच्चा तीवू जो है वो हमारा एरिया है, हमारी फिशिंग बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट होती है। तो फिशिंग बाउंड्री जो स्टार्ट हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो कच्चा तिब्बू है हमारी बाउंड्री के अंदर आता है। देख लीजिए, ध्यान से समझिए, दोनों ही जगह पे किसका राज है? दोनों ही जगह पे ब्रिटिश का राज है। ब्रिटिशर्स ही राज कर रहे थे। लेकिन चूंकि दो देश अलग अलग हैं, तो यहाँ पे जो बाउंड्री है वो श्रीलंका की द्वारा बोला गया कि ये हमारा फिशिंग बाउंड्री है, जिसमें कच्चा तिब्बू आइलैंड जो है वो आ जाता है श्रीलंका के अंदर। इस टाइम पे ही समझिए, इस मैटर की गंभीरता को देखते हुए जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश शासक वाले लोग थे, उन्होंने ही क्लेम किया कि भाई ये नहीं है, ये सही नहीं है। उन्होंने अपने डेलीगेट्स भेजे और ये मैटर यहीं से स्टार्ट हो गया। राइट। तो मतलब ब्रिटिशर्स ने भी इसको सहन नहीं किया था। ब्रिटिशर्स ने भी इसके ऊपर अपने जो उनको उचित कदम लगते थे उन्होंने लिया। लेकिन बाद में हम देखेंगे, आपको बताती हूँ, यहाँ पे इस पे चर्चा नहीं हो रही है। 1961 के टाइम पीरियड में जो हमारे फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कहा कि कोई उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, जगह छोटा है और पानी का, पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे लाइफ नहीं हो सकता है, वो हमारे लिए यूजलेस लैंड है और उसके कारण विवाद भी है। और तो हमारे पड़ोसी देश से हमारा संबंध भी अच्छा होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको छोड़ भी सकते हैं, उससे हमारा कुछ होगा नहीं। ये ऑन रिकॉर्ड जो है पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोट अनकोट किया था जवाहरलाल नेहरू जी की बात को। ना उसके बाद एक कदम आगे उनकी जो पुत्री कह सकते हैं, सुपुत्री कह सकते हैं, हमारी फर्स्ट लेडी पीएम इंदिरा गांधी की बात करें, तो इन्होंने बड़े मतलब बड़ा दिल दिखाते हुए इंडो श्रीलंका से मैरीटाइम एग्रीमेंट किया, जिसमें इंदिरा गांधी ने कचतीवू आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया। और उसके पीछे का रीजन जो है उन्होंने बताया कि ये डिपेंड होगा, टाइज जो है दोनों देश के बीच में, जो रिश्ते हैं वो दोनों देश के बीच में सुधरेंगे और जो हमारा साउथ के जितने भी नेबरहुड है एक अच्छा मैसेज जाएगा, अच्छी रिलेशनशिप स्टैब्लिश्ड होगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो फार्मर्स हैं, जो किसान है, स्पेसिफिकली जो फिशरमैन है, जो फिशिंग करते हैं, वो श्रीलंका चले जाते हैं बार बार। मतलब वो जाते डेलिबरेटली नहीं है, लेकिन पहुंच जाते हैं श्रीलंका। अब ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि उनके फादर फोर फादर एक टाइम पे क्या करते थे, वहां पे जाके फिशिंग करते थे, उन्हें पता नहीं था। और अब ये अचानक से बिना किसी को बताए हुए ये इतना बड़ा सेटलमेंट हो गया, तो इस कारण से यहाँ पे अब विदाउट वीजा जो है वो ट्रेवल करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, हम इस एरिया के लिए स्पेसिफिकली अलग नॉर्म्स है, ये आप ध्यान में रखिएगा। फ्री वीजा का टूल ट्रेवल नहीं है यहाँ पे ना। एक बात मैं बताती हूँ आपको, 1976 के टाइम पे जो इमरजेंसी का टाइम पीरियड था, उसमें तो एक कदम आगे इन्होंने बढ़ के क्या किया कि इसे जो हमारी ईईजेड है, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उससे बाहर कर दिया। अब देखो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता क्या है? किसी भी जो देश की बाउंड्री होती है ना, तो जैसे हमारा इंडिया है वो एक पेनिनसुला कंट्री है, हमारे तीन तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। तो समुद्र के अंदर 200 नॉटिकल माइल है ना, 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है वो उस देश के अंडर में आता है। उस देश का वहाँ पे रूल्स नॉर्म्स चलता है, जिसमें अलग अलग जोन होते हैं, टीजेड, सीजेड और ईईजेड आता है। तो देखो, जो ईईजेड होता है ना, लगभग वो 176 नॉटिकल माइल का होता है। और बाद बाकी जो टीजेड होते हैं, राइट, और जो सीजेड होते हैं वो 12-12 नॉटिकल माइल के होते हैं। यानी कुल मिलाकर के 12-12 24 और 176 यानी कि 200 नॉटिकल माइल। तो किसी भी देश का उसके मेनलैंड से 200 नॉटिकल माइल तक जो है वो उसके अंडर में आता है। और ये अनक्लॉज का रूल है। नाउ इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम पे क्या किया कि इसे जो है, चूंकि ये 200 नॉटिकल माइल के अंदर ही आता है, ऑब्वियस सी बात है, तो इसे कह दिया कि ये हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर का है, ये हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का नहीं है। मतलब क्योंकि आप देखोगे ना कि अगर भारत का मैप देखोगे आप, तो साउथ में ही पड़ता है श्रीलंका। और अगर हम तमिलनाडु से 200 नॉटिकल माइल दूर जाते हैं तो श्रीलंका पड़ जाएगा। और श्रीलंका तो हमारा हिस्सा नहीं है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए वहाँ जब दूसरा देश की बाउंड्री जब स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पे ये 200 नॉटिकल माइल वाला नॉर्म्स काम नहीं करता है। लेकिन अगर कोई देश नहीं है और समुद्री है, तो 200 नॉटिकल माइल तक अनक्लॉज के रूल के हिसाब से आपका हिस्सा होता है। तो कायदे से इन्होंने कह दिया कि नहीं, कच्छतीवू जो है ये हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन का हिस्सा नहीं है। क्योंकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन के बाद स्टार्ट होता है हाई सी, और हाई सी जो है वो मतलब सबके लिए इक्वली है। और अनक्लॉज उस पर अनक्लॉज का रूल चलता है, उस पर इवन कोई रूल नहीं चलता है।
जो नॉर्मल सबको फॉलो करना होता है वो एक है। तो इसका ये लाइन जो है ना अपने आप में बहुत इम्पैक्टफुल है कि 76 में जब इमरजेंसी था, उस टाइम पे चोरी-चोरी, छुपके-छुपके हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली हमने कह दिया कि ये हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन से बाहर का एरिया है। ना देखो, बात यहाँ पे थमती नहीं है। जो श्रीलंका है उसके अंदर सिविल वॉर चलते रहता है। भारत के बहुत सारे लोग अंग्रेज़ों के द्वारा श्रीलंका में बसाए गए थे, है ना? और श्रीलंका के अंदर इन लोगों को बहुत सारे राइट नहीं थे, ये बाकायदे से हिंदू थे। जनसंख्या के हिसाब से देखिए, इनकी जो बोली थी, भाषा थी, अलग थी। देखो अब हो क्या रहा है ना, इनकी राइट्स मिल नहीं रहे थे इनको, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे एग्रेशन रूप से वहाँ की जो डेमोक्रेसी थी उसको अनसेटल्ड करने वाला प्रोटेस्ट वहाँ पे चला था, जो कि लिट्टे ने चलाया था। अब ये जो आपने देखा था ना एरिया जाफना, राइट, यहाँ पे जाफना है, तो यहाँ पे ये ऑपरेशन लगभग चल रहा था। और श्रीलंका की गवर्नमेंट जो बहुत परेशान हो गई थी, और तमिलनाडु का इसमें हाथ बताया जाता था। और भारत से बहुत ज़्यादा श्रीलंका परेशान था कि अब हमारे जो देश के एरिया है जाफना, उस पे भारत के लोग कब्जा करना चाह रहे, श्रीलंका के अंदर ये डेमोक्रेसी को अनसेटल्ड करना चाह रहे हैं। तो भारत सरकार ने भी इस मैटर से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी, और इस मैटर सेटलमेंट के नाम पे हमने कहा कि आहुति दे देते हैं कच्छातीवू आइलैंड को। और वैसे तो ये तो देखो, जो लिट्टी का ऑपरेशन था उसमें श्रीलंका की फोर्स को विजय प्राप्त हुआ था और 2009 में लिट्टी मारा गया था, और ये चीज़ें सेटल्ड हो गई थी। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि जो तमिलनाडु के लोग वहाँ पे काम करते हैं, उनको भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, उनको बहुत सारे राइट्स नहीं है अवेलेबल। ना एक बात हम बता दें आपको कि ये जो आपका एरिया था ना कच्छातीवू जो आइलैंड है, वो ज़मींदारी सिस्टम के अंदर आता था, और रामानंद ज़मींदार थे उनके अंदर। रामानंद ज़मींदार जो एक फ़िशरमैन थे, तमिलनाडु के, उनका ज़मींदारी का हिस्सा था ये, पता है आपको? तो यहाँ पे अब उनकी जो ट्रेडिशनल फ़िशिंग राइट थी, वो अपने आप चली गई। फिर देखो, बाद में हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर जो तमिल की पॉलिटिक्स है, वो बहुत अलग तरीके से इवॉल्व होती है ना? क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कच्छातीवू आइलैंड और जो लिट्टी कॉर्पोरेशन था, इसके कारण श्रीलंका के साथ अच्छी संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन जो तमिलनाडु के लोग थे उनका एक अलग रिलेशन था। किसके साथ? अलग रिलेशन था। जो वहाँ पे लिट्टे के ग्रुप में लोग शामिल थे, कल्चरल रिलेशन था, एक एथनिक ग्रुप का रिलेशन था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत हिडन सॉफ्ट डोर बंधा हुआ था लक्षद्वीप आइलैंड के साथ, और जो लोग इन्वॉल्व थे लिट्टे के साथ, और गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट थी। तो कायदे से हम कह सकते हैं कि इसका रिपिकल्सन क्या हुआ ना, इसका रिपिकल्सन हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो इवॉल्व होने लगी। यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को जीतना है तमिलनाडु का चुनाव, तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, गालियाँ देनी पड़ेगी, नॉर्थ को गालियाँ देना पड़ेगा। ऐसा वहाँ पे धीरे धीरे ऐसा पॉलिटिक्स इवॉल्व होता गया, लोगों को लगने लगा। ऐसा देखो, AIADMK की जो सुप्रीमो थी जयललिता, लेट जयललिता, जयललिता कहेंगे तो अच्छा होगा, तो उन्होंने भी इस चीज़ को देखा, और फिर बाद में देखो, जीतने के बाद क्रिटिसाइज़ तो उन्होंने भी किया सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी को, और हम भी करते हैं राइट नाउ एट अ टाइम। इंदिरा गांधी का ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम कह सकते हैं हमारी डेमोक्रेसी का को बहुत बड़ा धक्का लगा है। इमरजेंसी के बाद ये वाला तो एकदम से। तो अब देखो, यहाँ पे क्या हुआ ना कि जयललिता थी, उनका कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में बिना अमेंडमेंट किए ये दिया कैसे कैसे जा सकता है कच्छातीवू आइलैंड को। आप जो है, ऑब्वियस सी बात है, हमारे यहाँ जो है आप देखो जितने भी हमारे, जैसे बांग्लादेश के साथ अभी रिसेंटली सेटलमेंट हुआ था, है ना? हमारा कुछ एकड़ एरिया उनके अंडर था, उनका कुछ एकड़ एरिया हमारे अंदर था। तो हमने क्या किया था, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए थे। उसके बाद हम देखेंगे पाकिस्तान के साथ भी हमारा बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होकर के छोटे-छोटे एरिया आज़ादी के बाद भी हमने एक्सचेंज किए हैं, ठीक है? तो अब देखोगे यहाँ पे कि जो है ये 70 4 में ऐसा हो रहा है, 76 में ऐसा हो रहा है, जबकि आज़ादी 47 में हो चुकी थी, और ये बोला गया कि भारत का कोई भी हिस्सा लिया या दिया जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो जयललिता का यही एलिगेशन था, कैसा-कैसा हो गया, हमारे से एग्रीमेंट बिना पूछे हुए, बिना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए हुए। तो इस तरीके की चीज़ें लगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे विशेष जो है हम कह सकते हैं मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं कर पाई। ना उसके बाद धीरे-धीरे इस पे पॉलिटिक्स ही होता रहा, क्योंकि उसके बाद जो है साउथ की पॉलिटिक्स के कारण ही राजीव गांधी की डेथ हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें हुई ऑन द ग्राउंड, और ये चीज़ें कहीं न कहीं पीछे रह गई। लेकिन अब रिसेंटली क्या होता है ना, हमारे बहुत सारे फिशरमैन जो हैं
वो जाते रहते हैं वहाँ पे और उनको जो है पकड़ लिया जाता है। जो साउथ के पॉलिटिशियन हैं, वो अभी राइट नाउ हम ये देख सकते हैं कि जैसा कि मोदी जी ने बताया कि मुझे लेटर लिखते हैं और लेटर लेके कहते हैं कि मोदी जी कैसे भी आप जो है श्रीलंका से कच्छतीवु आइलैंड को ले लीजिए। ठीक है? अब इसके लिए फिर पिटीशन डाला गया है, तमिलनाडु के पॉलिटिशियन भी इसमें हैं कि क्या कर सकते हैं, है ना? कोर्ट के अंदर ये मैटर 2014 में पहुँचा और फिर इस पे जो है री-हेयरिंग कह सकते हैं कि दोबारा से सुनवाई करने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी तक कुछ चीज़ें साफ़ नहीं हो पाई हैं कि कैसे होगा। और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये एग्रीमेंट हो चुका है, तो आज के डेट में उसे बैक लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यानी कच्छतीवु आइलैंड को अगर हम चाहेंगे बैक लेने के लिए, यानी अपने पास वापस लेने के लिए चाहेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो बिना वो वॉर के वो तो हमारे पास आएगा नहीं, राइट? या तो डिप्लोमेटिक वे के थ्रू हमारे साथ वो आ सकता है, यानी जिस तरीके की डिप्लोमेसी के कारण हमारे से वो चला गया था, उसी एकदम हम बोल सकते हैं हाई लेवल की डिप्लोमेसी से ही उसे लाया जा सकता है, अदरवाइज दूसरा रास्ता तो वॉर ही है। दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।